खबर जोशीमठ से, जहां जोशीमठ में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित फ्यूला नारायण मंदिर के कपाट खुल चुके हैं और हिमालय में भगवान नारायण का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके कपाट महज 1.5 महीने के लिए खोले जाते हैं। कपाट बंद होने के बाद भगवान फ्यूला नारायण की चल विग्रह मूर्ति भरकी गांव में आती है और सदियों से यही भगवान फ्यूला नारायण की पूजा होती है। खास बात यही, कपाट खुलने से लेकर बंद होने तक भगवान नारायण का फूल से श्रृंगार किया जाता है और गांव की लड़कियां या बुजुर्ग महिलाएं करती हैं। और बड़ी खबर नैनीताल से आपको बता दें, UKSSC पेपर लीक का ये मामला है। कांग्रेस नेता की याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने याचिका लगाई थी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भुवन कापड़ी से पूछे सवाल, और आप इस मामले में सीबीआई जांच क्यों चाहते हैं? हाई कोर्ट ने ये सवाल पूछा। आपको एसटीएफ की जांच पर संदेह क्यों है? हाई कोर्ट का दूसरा सवाल ये रहा भुवन कापड़ी से। भुवन कापड़ी को 12 सितंबर तक जवाब देना होगा इस पूरे मामले में। UKSSC पेपर लीक का ये मामला है। भुवन कापड़ी ने एक याचिका लगाई थी और भुवन कापड़ी से अब हाई कोर्ट की तरफ से 2 सवाल पूछे गए हैं जिसका जवाब उन्हें 12 सितंबर तक देना होगा। और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भुवन कापड़ी से जो सवाल पूछे उसमें पहला सवाल रहा, आप इस मामले में सीबीआई जांच क्यों चाहते हैं? दूसरा सवाल कि आपको एसटीएफ की जांच पर संदेह क्यों है? तो भुवन कापड़ी की याचिका पर आज हाई कोर्ट की तरफ से 2 सवाल पूछे गए हैं भुवन कापड़ी से। UKSSC पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस नेता की याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने याचिका लगाई है, उस याचिका पर आज सुनवाई हुई और देखिए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भुवन कापड़ी से सवाल पूछे हैं। सवाल का जवाब अब 12 सितंबर तक देना होगा। कमल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। कमल, कांग्रेस नेता की याचिका पर आज हाई कोर्ट ने 2 सवाल पूछे, इसके अलावा हाई कोर्ट में क्या कुछ रहा, बताइएगा। जी जय, मैं आपको इसमें मुख्यतः ये बता देता हूँ कि ये जो पूरी याचिका थी ये बेस्ड UKSSC के जो एग्जाम्स में धांधलेबाजी हुई थी उस चीज को लेके थी। और इसमें जो नेता के उपनेता प्रतिपक्ष हैं जो विपक्ष के, तो भुवन कापड़ी, वो यहाँ याचिका लेकर आए थे कि सीबीआई जांच कराई जाए, लेकिन कोर्ट ने उनसे आज उल्टा ये पूछ दिया कि सीबीआई जांच क्यों करानी है, आप SIT और SOG की जो जांच चल रही है, STF की जो जांच चल रही है, उससे संतुष्ट क्यों नहीं है। तो आज जो मेन बात हुई वो उसमें कोर्ट ने उनसे ये पूछा है कि सीबीआई की जांच क्यों कराई जाए और क्या आप जो STF की जांच है उससे संतुष्ट नहीं है। तो अब ये उसको 22 जुलाई को भुवन कापड़ी को जवाब देना है कि वो आखिर क्यों सीबीआई की जांच चाहते हैं। जी जय, बहुत शुक्रिया कमल तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे, देहरादून से बड़ी खबर है। वन दारोगा भर्ती मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एसटीएफ ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने छात्रों से लाखों रुपए लिए थे। रविंद्र और प्रशांत दोनों आरोपी हरिद्वार के रहने वाले हैं। 2021 में 316 पदों पर ऑनलाइन भर्ती हुई थी। मामले में कई और गिरफ्तारियां होनी तय है। 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। रविंद्र और प्रशांत दोनों आरोपी हरिद्वार के रहने वाले हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। साक्ष्य के बाद इसमें कल देर रात्रि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें प्राथमिक कुछ छात्रों को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा विभिन्न स्रोतों को परीक्षा पास कराने के लिए पैसे दिए गए थे। इसके आधार पर जो है 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक रविंदर और प्रशांत है जो क्रमशः जो लक्सर और खानपुर क्षेत्र के रहने वाले, जिन्होंने छात्रों से रकम ली थी और परीक्षा में आगे उनको पास कराने के लिए, नकल कराने के लिए आगे अन्य लोगों को। देवभूमि उत्तराखंड में रोजगार के नाम पर धांधली आम बात है। बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक हो रहा। भर्तियां निकाली जाती हैं, लेकिन उन पर घोटाले का जिन कुंडली मार कर बैठ जाता है। ऐसी कोई भर्ती नहीं और ऐसी कोई सरकार नहीं जिस पर सवाल न उठे हो। उत्तराखंड में वन दरोगा भर्ती ऑनलाइन कराई गई थी, लेकिन नौकरी के नाम पर ठगने वालों ने इस भर्ती को भी नहीं छोड़ा। सीएम धामी के आदेश के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने जांच के आदेश दिए, तो एसटीएफ की जांच में धांधली की पुष्टि हुई, जिस पर अब वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल का कबूलनामा सामने आया है।
चयन की प्रक्रिया पूरी जो अधनिष्ठ चयन सेवा आयोग है उसके द्वारा की गई है और एसटीएफ उसकी जांच के लिए आदेश हुए। तो जो एसटीएफ की जांच में पाया जाएगा तो फिर वन विभाग उसके जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेगी। साल 2021 में 16 से 25 सितंबर के बीच वन दरोगा भर्ती ऑनलाइन कराई गई। 316 पदों के लिए 18 शिफ्टों में परीक्षा हुई, लेकिन अफसोस यहाँ भी लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। मिला तो सिर्फ नौकरी के नाम पर धोखा। हैरानी की बात यह है कि परीक्षा भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए हुई थी। ये वही चयन आयोग है जो पेपर लीक के मामले में सवालों के कटघरे में है और अब एक और भर्ती में धांधली की पुष्टि साफ तस्दीक करती है कि आयोग में बैठे बाबुओं ने न केवल देवभूमि के युवाओं को ठगा बल्कि सरकार को भी चूना लगाने में पीछे नहीं रहे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और चलिए इस बीच आपको देहरादून से एक बड़ी खबर दे दे। उत्तराखंड भू कानून को लेकर बड़ी खबर है। भू कानून के लिए गठित कमेटी ने सीएम धामी को सौंपी है रिपोर्ट। कमेटी के 80 पन्नों की रिपोर्ट में 23 सुझाव दिए गए हैं। कमेटी ने जो 80 पन्नों की रिपोर्ट दी है उसमें 23 सुझाव हैं। जुलाई 2021 में भू कानून के लिए गठित की गई थी कमेटी ने 80 पन्नों की रिपोर्ट में 23 सुझाव भी दिए हैं। जुलाई 2021 में भू कानून के लिए गठित की गई थी कमेटी और इसमें 23 सुझाव दिए गए हैं। पहाड़ बचाने का सपना साकार होने वाला है। जिस कानून की मांग उत्तराखंड में लंबे वक्त से हो रही थी वो कानून जल्द लागू होने वाला है। भू कानून को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। 80 पन्नों की इस रिपोर्ट में 23 सुझाव हैं जिन पर सीएम धामी पहले तो मंथन करेंगे, फिर संभव हुआ तो भू कानून में संशोधन भी किया जाएगा। फिलहाल इस समिति ने 80 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है, जिसमें 23 संस्तुतियां रखी गई हैं और इसमें खास रूप से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो कृषि भूमि है उसको लेकर विशेष बल दिया गया है कि उत्तराखंड की जो कृषि भूमि है उसको जब खरीदा जाता है तो उसमें रिजोर्ट, होटल और तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं, जबकि उत्तराखंड में जो कृषि का क्षेत्र है वो लगातार घट रहा है। वहीं तमाम अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि जल्द ही इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। जुलाई 2021 में सीएम ने कमेटी का गठन किया था जो राज्य में औद्योगिक विकास कार्यों के लिए जमीन की आवश्यकता और भूमि संरक्षण पर काम करेगी। अवैध कब्जों के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें गतिविधियां बढ़ती हैं और धार्मिक स्थल बन रहे हैं अवैध रूप से वन क्षेत्रों में, नदियों के किनारे या सार्वजनिक जो भूमि है। इसलिए हमने उसमें ये प्रावधान किया है, ये संस्तुति करी है कि इसमें सख्ताई बरती जाए। और उसके अलावा एक प्रावधान, एक संस्तुति और हमने भी ये भी की है कि किसी प्रकार के जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक प्रयोजन के लिए भूमि खरीदते हैं या निर्माण करते हैं तो उसके लिए जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर शासन स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जिन बातों पर फोकस किया है उसमें विकास के लिए निवेश और रोजगार के अवसरों की बढ़ोतरी शामिल है। साथ ही जमीन का गलत इस्तेमाल न हो इस पर भी फोकस किया गया है। भू कानून कमेटी में अध्यक्ष समेत कुल 5 सदस्य हैं। इसमें समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार हैं। सदस्य के तौर पर 2 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डीएस गर्ब्रियाल और अरुण कुमार ढोंडियाल शामिल हैं। डेमोग्राफिक चेंज होने की शिकायत करने वाले अजेंद्र अजय भी इसके सदस्य हैं। साथ ही सदस्य सचिव के रूप में राजस्व सचिव आनंद वर्धन भी शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें हिमाचल के भू कानून की झलक देखने को मिल सकती है। वैसे भू कानून उत्तराखंड के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। राज्य के गठन के बाद से ही भू कानून की मांग उठने लगी थी। ऐसे में अब ये सपना साकार होता दिख रहा है कि उत्तराखंड में जो कृषि का क्षेत्र है वो लगातार घट रहा है। वहीं तमाम अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि जल्द ही इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और उत्तराखंड में सशक्त भू कानून के लिए आगे बढ़ा जाएगा। इसके साथ साथ ही और भी तथ्य इसमें शामिल किए जाएंगे और लोगों से भी इसमें राय ली जाएगी। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में गठित कमेटी की जांच जारी है। बैकडोर से हुई भर्ती के लिए समिति लगातार जांच में जुटी है। कल जांच समिति विधानसभा पहुंची थी और पहले चरण में 2012 से लेकर 2022 तक की हुई भर्तियों की जांच की जाएगी। इस दौरान एक्सपर्ट्स कमेटी भर्ती से संबंधित सभी रिकॉर्ड भी खंगालेगी। समिति विधानसभा सचिवालय से उन सभी दस्तावेजों को खंगाल रही है जो भर्ती से संबंधित है।
कांग्रेस सरकार के दौरान विधानसभा में अध्यक्ष रहते हुए गोविंद सिंह कुंजवाल ने करीब 153 भर्तियां की थी, जिनमें नियम कायदों को ताक पर रखा गया था और भाई भतीजावाद अपनाया गया था। भाजपा सरकार में भी अध्यक्ष रहते हुए प्रेमचंद अग्रवाल उनकी ही परिपाटी पर चले और 72 लोगों की भर्ती कर दी गई। कई नेताओं और अधिकारियों के करीबियों को विधानसभा में नौकरी दे दी गई। इसी को लेकर एक्सपर्ट्स कमेटी अब जांच कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी द्वारा गठित यह समिति 2012 से लेकर 2022 में हुई भर्तियों की जांच करेगी। इन भर्तियों में किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो ये भर्तियां निरस्त कर दी जाएंगी। समिति ने रविवार के दिन ही अपनी जांच शुरू कर दी है। विधानसभा सचिवालय से तमाम पत्रावलियां उन्होंने ले ली हैं और विधानसभा की नियमावली का भी अध्ययन शुरू कर दिया है। समिति 1 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देगी। यानी कि इस 1 महीने के भीतर समिति को ईमानदारी से अपने काम करना होगा और उस ईमानदारी के साथ काम करते हुए समिति को यदि इन विधानसभा भर्तियों में किसी भी तरह की गड़बड़ियां सामने आती हैं या पाई जाती हैं तो उन सभी भर्तियों को रद्द कर दिया जाएगा। ये खुद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा है। इसीलिए विधानसभा के तमाम कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है कि समिति ईमानदारी से अपना काम कर जाती है तो उनकी नौकरी विधानसभा से चली जाएगी। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी न्यूज़। और इधर रुद्रपुर में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट विधानसभा में हुई भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी के दबाव के जांच कराने में जुटी हुई है और जिसने भी युवाओं के हक को मारा है वो दंड का हकदार है। कोई दिक्कत नहीं, सरकार अपने आप में निर्णय लेने में सक्षम है। सीबीआई की जांचें तो वहाँ पर होती हैं जहाँ पर ये लगता है कि कोई चीज़ छुपाई जा रही है। जो भी घोटाले आ रहे हैं, आप देखिए अधीनस्थ चयन आयोग में करीब 33 लोग, अब आज और कल की क्या स्थिति है, कल तक 33 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। ये एक बड़ी बात है। और चलिए इस आपको एक बड़ी खबर देहरादून से दे दे। भर्ती घोटाले पर बेरोजगार संघ का बड़ा ऐलान हो चुका है। 7 सितंबर को देहरादून में बड़ी रैली करेगा बेरोजगार संघ। घोटालों में बड़े नेताओं की संलिप्तता, बेरोजगार संघ की तरफ से ये बयान दिया गया। हमारे पास सफेदपोश लोगों के नाम जो धांधली में शामिल हैं, उनके नाम हमारे पास हैं। गिरफ्तारी नहीं हुई तो सबके सामने रख दिए जाएंगे नाम। और स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने की मांग। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, अभी तो सिर्फ आरोप लग रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आरोप सिद्ध होने हैं। यदि सरकार और एसटीएफ समय से रहते हुए इनका खुलासा नहीं करती है, इन सफेद पोशों के नाम सार्वजनिक नहीं करती है, तो हम उत्तराखंड बेरोजगार संगठन इस जो सफेद पोश है इनके नाम सार्वजनिक करेंगे। और अब खबर चमोली से, जहां चमोली में नौकरियों में धांधली के विरोध में युवाओं का गुस्सा फूटा है। सड़कों पर युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों युवा सड़कों पर उतरे, जिन्होंने चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रकट किया। युवाओं की मांग है कि दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, इसकी मांग रखी गई। और वहीं हरीश रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे दिनेश धने ने उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए। दिनेश धने ने कहा कि जिस सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे, उस सरकार में भी भर्ती घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय जिलों में 6-6 महीनों तक कोऑपरेटिव बैंकों में जीएम बिठाकर अवैध भर्ती की गई, जिसका नाम और काम सिर्फ उगाही करना था। उस समय करोड़ों रुपए की उगाही की गई। कोऑपरेटिव बैंकों में करीब 250 से लेकर 300 भर्तियां करीब 10 से 15 लाख रुपए में लेकर की गई। ये किसी एक पार्टी के टाइम पे नहीं हुआ। आप पिछले कार्यकाल में चले जाए, हम थे जिस सरकार में था उस सरकार में भी हुए। उस सरकार में कोऑपरेटिव बैंक में 6-6 महीने तक, कांग्रेस की जब सरकार थी तो इन्होंने जिलों में सहकारी बैंकों में 6-6 महीने तक एक जीएम बिठा के रखे हैं। 6 महीने तक वो उगाही करता रहा। तब किसी ने नहीं कहा, तब कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं कहा। उनके मंत्री थे, करोड़ों रुपए की उगाही हुई। 200, 250, 300 जो कांग्रेस के शासनकाल में कोऑपरेटिव बैंक में 250-300 से ज़्यादा भर्तियाँ हुई।
और 10-10 लाख रुपए 15-15 लाख रुपए लेके भी आज भी नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भर्ती नहीं होती कि जो 6-6 महीने तक केवल स्पेशल ऑप्शन लाए यहाँ केवल भर्ती करने के लिए। अब खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है और विभिन्न पदों के दावेदार नामांकन पत्र लेने ब्लॉक पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार नए नियम के तहत नामांकन दर्ज करने के लिए कुछ बदलाव भी किए गए हैं। नॉमिनेशन करने वालों को नामांकन पत्र के साथ साथ घोषणा पत्र भी देना होगा। सभी दावेदारों को घरों में बने शौचालय का घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वालों के नामांकन पत्र रद्द होंगे। अभी कुछ नियम में बदलाव किया। एक तो शौचालय का उनको एफिडेविट को देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, हमारे पास शौचालय है। और दूसरा शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र भी जरूरी है। 2 बच्चों का 19 जुलाई 2017 से पहले के जो है उनका तो वो नहीं है, तो उसके बाद वालों को देना पड़ेगा। 2017 के बाद जिसके 3 है तो फिर नहीं चलेगा उनका, ये सभी पदों के लिए, तो फिर उसका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। और वहीं हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए भाजपा आज अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने के लिए गठित 3 सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सौंप सकती है, जिसके बाद पैनल पर चर्चा कर पार्टी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। सभी से नाम मांग रहे हैं, जिन्होंने दावेदारी की है उनका नाम ले जा करके फिर हम अपने प्रदेश के माननीय महामंत्री संगठन और प्रदेश अध्यक्ष जी को देंगे। फिर उस पर जांच के उपरांत एक पैनल बनाएगा, 3 नामों का पैनल होगा और फिर उसमें फिर डिक्लेयर प्रदेश को करेंगे। और उधर देहरादून में शिक्षक दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह के साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान 40 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2018 के लिए जहां 11 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वहीं 2021 के लिए 29 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। साथ ही पुरस्कार पाने वाले टीचर्स को 2 साल का सेवा विस्तार भी मिलेगा। जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। सबसे पहले मैं सभी को आज के दिन की शिक्षक दिवस की, टीचर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज बहुत खुशी हुई कि उत्तराखंड के पूरे परिवार ने मिलकर हमारे शिक्षकों को शैलेश मटियानी जी का पुरस्कार दिया। ये पुरस्कार अपने आप में उन टीचर्स को जिनको अवार्ड मिला है एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। उनकी जो जिम्मेवारी है, प्रतिभा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज शिक्षक दिवस पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा हर विद्यालय में, हर ब्लॉक स्तर पे, हर जिला मुख्यालय में और प्रदेश मुख्यालय में आज हम लोगों ने उन शिक्षकों को सम्मान किया है जिन्होंने अपने अपने विद्यालय में या अपने अपने ब्लॉक में या अपने अपने ज़िले में या अपने प्रदेश में बहुत अच्छा उत्कृष्ट काम किया है। आज उन सारे शिक्षकों को सम्मान किया गया है। और अगली खबर कोटद्वार से, जहां कोटद्वार नगर निगम के ऑडिटोरियम में भी शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पहुंची थी। रितु खंडूरी ने शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। मैं आज कोटद्वार में 2-3 कार्यक्रमों में गई। मुझे बहुत खुशी हुई है कि शिक्षकों को सम्मान दिया गया है। सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। शिक्षकों का दायित्व बहुत बड़ा है। आज के समय में किस तरह का समाज होगा, दिशा इस समाज की क्या होगी, वो शिक्षकों के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।